दास्ता का सिद्धांत। गाना सुन के आया? नहीं सुना? उसमें एक पॉइंट है कि मैंने इमली मंगाया तो तरबूजा लाया। अब जो भी जो कहा जाता है, ठीक, जो कहा जाता है वो नहीं लाता है। यही डिफरेंस लेबर और स्लेव में है। स्लेव के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मास्टर यानी स्वामी जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को फॉलो करे, ठीक, क्योंकि स्लेव पार्ट ऑफ फैमिली, परिवार का अंग है, ठीक। सेकंड, स्लेव इज ए लिविंग प्रॉपर्टी, सजीव संपत्ति है, ठीक। एंड स्लेव का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली मास्टर के लिए कंपलसरी है, यानी विदाउट स्लेव एनिमीज कि अगर दास नहीं है, परिवार में दास नहीं है, तो स्वामी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकता है, ठीक। और जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि मास्टर यानी स्वामी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बियर करेगा, ठीक। अब अगर स्लेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैक्सिमम फ्री ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मास्टर, यानी मींस स्वामी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैक्सिमम फ्री करे, तो मास्टर यानी स्वामी राज्य के कार्यों में अधिक से अधिक अपनी भूमिका या अपने कार्यों को, अपने दायित्वों का सही से निर्वाह करेगा। यानी मींस एक नीड्स है कि स्लेव एक लिविंग प्रॉपर्टी है। लिविंग प्रॉपर्टी का मतलब कि सजीव संपत्ति है, क्योंकि प्रॉपर्टी को जब डिफाइन करता है अरिस्टोटल, तो प्रॉपर्टी इज द टू टाइप्स, लिविंग प्रॉपर्टी और सेकंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, सजीव संपत्ति और दूसरा निर्जीव संपत्ति, ठीक। ये क्लियर? अब दूसरा डायमेंशन जो चलता है कि बेसिकली स्लेव का सपोर्ट करता क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई भी मॉडर्न स्टेट जो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है वो स्लेव को नहीं सपोर्ट करता है। कहीं पर भी स्लेव को, सिस्टम को या दास्ता के सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और अगर दास्ता के सिद्धांत का समर्थन अरिस्टोटल करता है तो अरिस्टोटल के ऊपर एक ब्लेम आता है, आरोप लगता है कि आर यू एग्री अरिस्टोटल वाज ए कंजर्वेटिव थिंकर। क्या आप सहमत होंगे कि अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक है? लेकिन स्लेव का सपोर्ट अरिस्टोटल दो चीजों के एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्लेव के सपोर्ट का, वह है नेचुरल अनइक्वलिटी, प्राकृतिक असमानता। जैसे स्टेट में कहता है, स्टेट कहता है, स्टेट की थियरी में कि नेचर व्यर्थ में किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती, कहता है ना कि व्यर्थ में किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती। तो अगर नेचर असमानता पैदा करती है तो वह व्यर्थ में तो होगा नहीं, व्यर्थ में तो नहीं होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा। इसलिए प्राकृतिक असमानता के आधार पर अरस्तु ने दास्ता के सिद्धांत का समर्थन किया, और दास्ता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए अरिस्टोटल कहता है कि प्रकृति ने कुछ लोगों को स्वामी बनने के लिए और कुछ लोगों को दास बनने के लिए पैदा किया। तभी तो नेचुरल इनइक्वालिटी की थियरी का सपोर्ट होगा। क्या नेचर सबको मास्टर और सबको मास्टर बनाने के लिए तो पैदा नहीं किया और सबको स्लेव बनाने के लिए पैदा नहीं किया, ठीक। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लेव की थियरी को अगर समझना है तो स्लेव की थियरी को इस तरह से समझो जो स्लेव से बेसिक चीज, तब आप जाके खुद एनालाइज कर लोगे कि सर अरिस्टोटल स्लेव की थियरी का सपोर्ट करके कंजर्वेटिव थिंकर का ब्लेम तो लग जाता है उसके ऊपर,
रूढ़िवादी विचारक के रूप में उसके ऊपर मान्यता लग जाती है, स्थापित हो जाता है। लेकिन जब दास्ता के सिद्धांत का वो समर्थन करता है, दास्ता के सिद्धांत की वो स्थिति को देखता है और पूरे दास्ता के संबंध में जब वो पूरे विचार को अगर देखा जाता है, तो कहीं पर भी अरस्तु दास्ता के कारण या दास्ता के आधार पर वह कंजर्वेटिव थिंकर नहीं बन पाता है। दास्ता का सपोर्ट करने के कारण कंजर्वेटिव थिंकर का या रूढ़िवादी विचारक का आरोप लगाया जाता है उसके ऊपर, लेकिन है नहीं, वह है नहीं, सबूत है। अब जब वो स्लेब को टाइप्स देता है, सुनिएगा, स्लेब, तो स्लेब आर द टू टाइप्स, नेचुरल स्लेब, प्राकृतिक दास, और दूसरा लीगल स्लेब, कानूनी दास। एनिमीज स्लेब आर द टू टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल स्लेब एंड सेकंड लीगल स्लेब। नेचुरल स्लेब का मतलब नेचुरल अनइक्वालिटी, प्राकृतिक असमानता, और कानूनी दास का मतलब कि युद्ध के दौरान विजयी राजा यानी विनिंग कैंडिडेट जो है पराजित राजा को बंदी बना सकता है या उसे अपना दास बना सकता है। जस्ट लाइक महाभारत के युद्ध में पांडव जो जुए में हार जाते हैं तो दास्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। क्वेश्चन अब खड़ा हुआ, यहीं पर समझना है कि वास्तव में है क्या है इसके पीछे। कानूनी दास का मतलब कि वह व्यक्ति जो युद्ध में पराजित हो गया, विजयी व्यक्ति उसे अपना राजा बना, उसे अपना दास बना देगा और उस स्लेब को हम दास्ता की श्रेणी में या लीगल स्लेब की थियरी में रख देंगे। लेकिन क्वेश्चन खड़ा होता है कि पराजित राजा भी तो कहीं का स्वामी है, मास्टर है। पहले क्वेश्चन समझो कि पराजित राजा भी कहीं का स्वामी है, और प्राकृतिक अगर नेचुरल अनइक्वालिटी की थियरी का अगर हम सपोर्ट करते हैं, नेचुरल अनइक्वालिटी की थियरी को अगर हम मानते हैं, तो जहां का वह राजा है वहां का वह योग्य व्यक्ति है, मास्टर है। लेकिन युद्ध में अगर पराजित हो गया है तो कानूनी दास की श्रेणी में या लीगल स्लेब की थियरी में वह आ गया। ठीक, अब लीगल श्रेणी में आ गया तो ऐसी स्थिति में जो पराजित राजा है वह भी तो कहीं का मास्टर है। तो क्या एक मास्टर दूसरे मास्टर को दास बना सकता है? क्वेश्चन ये है। अब इस सिचुएशन को अगर समझते हैं तो इस क्वेश्चन को इस ढंग से समझो कि जो पराजित राजा है, जो हारा हुआ राजा है, उसमें कुछ न कुछ ऐसे अवगुण या कुछ अयोग्यताएं जरूर होगी जो विजयी राजा से हार गया। इसका मतलब कि स्लेब थियरी के माध्यम से अरिस्टोटल यह नहीं सिद्ध करना चाहता है कि शासन योग्य व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। शासन दास्ता के सिद्धांत से भी लगता है कि शासन का वो संचालन वह योग्य व्यक्ति के हाथ में कर रहा है, चाहे वह प्राकृतिक रूप में योग्य हो चाहे कानूनी रूप में योग्य हो। भाई नेचुरल रूप में उसने कहा कि प्रकृति ने अगर असमानता जन्म दिया है, यानी प्रकृति में अगर असमानता है तो प्रकृति में असमानता होने का रीजन क्या है कि प्रकृति किसी भी वस्तु का व्यर्थ में निर्माण नहीं करती। प्रकृति अगर किसी वस्तु का निर्माण करती है, किसी भी वस्तु को अगर स्थापित करती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होगा, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा। अगर प्रकृति ने असमानता को स्थापित किया है तो उस असमानता के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और उद्देश्य यही हो सकता है कि कम योग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति को वह सुविधाएं दे जिसके कारण योग्य व्यक्ति अपने उस दायित्व की पूर्ति कर सके जिसके कारण प्रकृति ने उसे पैदा किया है। योग्य व्यक्ति कौन है? मास्टर है। योग्य व्यक्ति कौन है? मास्टर है। और मास्टर का दायित्व क्या है कि राज्य के कार्यों में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी को स्थापित करना, जिसके कारण राज्य को पूर्णता प्राप्त हो सके। और जब राज्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो राज्य के अधीन रहने वाले सभी मनुष्य भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करके अपना सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं?
डेवलपमेंट कर सकते। और यही मानव जीवन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। एक रीजन तो ये निकल गया, यानी मीन्स कि दास्ता के सिद्धांत का समर्थन करके अरस्तु के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि अरिस्टोटल वाज ए कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर, ये एक तरीके से वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं लोग। आरोप सही है भाई, जैसे कहा जाता है दास्ता का नाम लेना ही बुरा है, क्योंकि दास्ता का नाम लेने के साथ ही साथ लोगों के मन में तमाम प्रकार के भ्रांतियां या तमाम प्रकार के उस प्रकार के विचार आ जाते हैं जिसके कारण वही स्थिति पैदा नहीं होती है कि नहीं। तो इन स्थितियों के आधार पर, इन सिचुएशनों के आधार पर अगर अरिस्टोटल इस विचार का प्रतिपादन करता है, इस विचार को देता है, समझ रहे, तो इस दास्ता के माध्यम से वह यह स्थापित करना चाहता है कि शासन करने का अधिकार वास्तव में कैपेबल पर्सन के पास होना चाहिए, नॉन कैपेबल पर्सन के पास नहीं। और नॉन कैपेबल पर्सन के पास अगर शासन करने का अधिकार होगा तो कैपेबल पर्सन को उन कार्यों से मुक्त करो जिसके कारण वह उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। दूसरी बात कि लेबर और मजदूर के बीच संबंध, तो क्या दास मजदूर है? नहीं, दास के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वह स्वामी के आदेश को उसी रूप में समझे जिस रूप में स्वामी आदेश देता है। अब स्वामी कहता है कि एक गिलास पानी लाओ और लेकर आता है दूध, जब दूध कहता है तो पानी लेकर आता है, तो उस कार्य को फिर स्वामी को करना पड़ेगा। तो उसको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति कहां मिली? इसीलिए मैंने कहा था कि उस सॉन्ग को पूरा समझना, कहना क्या चाहता, इमली मंगा रहे हैं तो तरबूजा ला रहा है, तरबूजा मंगा रहे हैं तो ये ला रहा है। तो मतलब जैसे एक स्टूडेंट जो कैपेबल पर्सन है, अपने मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन वह अपने पढ़ाई में करना चाहता है, इसलिए वह अपने यहाँ घर पर अपने रूम पर खाना बनाने वाले को रखता है। खाना बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस स्टूडेंट की आवश्यकताओं के अनुरूप खाना बना दे, जिसके कारण स्टूडेंट को खुद इन्वॉल्व ना होना पड़े। लेकिन बनाता कैसा है? ऐसा बनाता है जिसके कारण स्टूडेंट को पुनः अपने लगना पड़ता है। तो जिस उद्देश्य के लिए वह आया है वह उद्देश्य पूरा कहां हुआ? वह उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। अब फिर उसका टाइम उन कार्यों में कंज्यूम हो जाएगा जिन कार्यों को करने के लिए उसने कुक को रखा है। तो कुक को भी समझना चाहिए। तो कुक को समझना होगा कि स्टूडेंट की नीड्स क्या है, स्टूडेंट क्या बोल रहा है। और अगर स्टूडेंट की नीड्स को, अगर स्टूडेंट की स्थिति को समझ लिया जाए और उसकी आवश्यकता के अनुसार कुक खाना बना दे, तो स्टूडेंट उन दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और अपना मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन कहां करेगा? पढ़ाई में, जो उसका मुख्य कार्य है। मास्टर का इंपॉर्टेंट वर्क है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट वर्क, यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास्टर इज द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वर्क। स्वामी का दायित्व है कि वह अधिक से अधिक अपना समय कहां लगाए? राज्य के कार्यों में लगाए। तो अगर राज्य के कार्यों में अगर लगाना है तो उसे फैमिली कार्यों से फ्री होना पड़ेगा। और फैमिली कार्यों से फ्री होने के लिए दास, इसलिए फैमिली दैट इज द पार्ट ऑफ द स्लेव इज द पार्ट ऑफ द फैमिली, यानी विदाउट स्लेव देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द फैमिली। दूसरी चीज, मजदूर क्या है? मजदूर खेत और कारखानों में काम करने वाला व्यक्ति है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह दास्ता की श्रेणी में जा सके, क्योंकि दास्ता के पास विवेक के अंश हैं, विवेक के अंश हैं। क्योंकि अगर विवेक के अंश नहीं होते तो मास्टर जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को उसी रूप में वह समझता कैसे?
तो समझने की क्षमता है, और समझने की क्षमता होने के कारण उसके पास क्या होगा? अगर तुम्हारे पास समझने की क्षमता है तो क्या हो सकता है? समझने की क्षमता है तो आपके पास सीखने की क्षमता है, लर्निंग कैपेबिलिटी है। और अगर सीखने की क्षमता है तो स्वामी के साथ साथ रहते रहते आप स्वामी के गुणों को सीख जाएंगे और दासता के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अरिस्टोटल कंजर्वेटिव थिंकर कहां हुआ? बट अरिस्टोटल वाज द प्रोग्रेसिव थिंकर। दासता के कारण कंजर्वेटिव का ब्लेम लग गया, दासता के कारण उसके ऊपर कंजर्वेटिव का ब्लेम लगा दिया गया। लेकिन अगर उसके पूरी दासता की थियरी को समझा जाए तो दासता के सिद्धांत के माध्यम से वह यह स्थापित करना चाहता है कि शासन योग्य व्यक्ति, यानी योग्यता की बात अरिस्टोटल भी करता है, ठीक। और यह योग्यता का समर्थन उसने टाइप्स ऑफ स्लेव में दे दिया, उसने रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव में दे रहा है, रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव में दे रहा है कि क्योंकि अगर मास्टर एंड स्लेव तो स्लेव के लिए मास्टर भी जरूरी है और मास्टर के लिए स्लेव भी जरूरी है, यानी दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। और अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। जैसे राज्य में भी कहा है उसने ना कि होल सर्किल और हाफ सर्किल दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक। उसी प्रकार विदाउट स्लेव देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टर, विदाउट मास्टर देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ स्लेव। क्यों? क्योंकि अगर मास्टर के लिए स्लेव नहीं है तो मास्टर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं हट पाएगा और फैमिली दायित्वों को यानी पारिवारिक कार्यों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और पारिवारिक कार्यों से जब मुक्त नहीं हो पाएगा तो उसे वह अवकाश नहीं मिलेगा जिस अवकाश का प्रयोग वह राज्य के कार्यों में कर सके, ठीक। इसलिए मास्टर के लिए स्लेव कंपलसरी है, स्लेव के लिए मास्टर क्या है? क्योंकि विदाउट मास्टर स्लेव के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएगा। दूसरी बात, क्योंकि अगर यह स्लेव है तो यह स्लेव मास्टर के साथ रहते रहते उसके गुणों को सीख सकता है क्योंकि इसके पास लर्निंग कैपेबिलिटी है। लर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन मास्टर के कंपैरिजन में नॉन इंटेलेक्चुअल है। लेकिन लेबर के कंपैरिजन में क्या है? वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो अगर स्लेव में लर्निंग कैपेबिलिटी है तो स्वामी के साथ साथ या स्वामी के साथ रहते रहते वह दासता के बंधन से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। और जब मुक्त हो जाएगा तो कंजर्वेटिव थिंकर के जगह पर वह क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव थिंकर हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये थियरी ये डिफाइन करती है, स्लेव के माध्यम से वह यह स्थापित करना चाहता है कि कैपेबल पर्सन को ही कैपेबल वर्क करना चाहिए। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इंपॉर्टेंस इसका ये है। इस थियरी का इंपॉर्टेंस अगर आज के परिवेश में देखा जाए, आज की कंडीशन में अगर देखा जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि आज भी कोई भी व्यक्ति अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, उसके सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने से कम योग्य व्यक्ति को अपने ऊपर अपनी सुपीरियरिटी उसकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। और ये भी है। क्लियर? चलिए, दासता के कारण रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव था, बट मास्टर स्लेव रिलेशन के कारण लर्निंग सीखने की प्रक्रिया को लेकर
जो विचार दिया उसके विचार के माध्यम से कहता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दास का लड़का दास ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दास का लड़का दास है तो चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बना, और प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है या नहीं, इसका अनुमान आप लोग खुद लगा लो, है कि नहीं। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आईएएस का लड़का आईएएस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? ठीक। तो जब ये नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी उस स्थिति से ऊपर जा सकता है और वह अपनी थियरी के माध्यम से यह स्थापित करना चाहता है कि कैपेबल पर्सन ही शासन सत्ता में भागीदार हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अरिस्टोटल प्रोग्रेसिव नहीं दिखता है, क्योंकि कंजर्वेटिव थिंकर तो तब होता जब वो दास के लड़के को भी दासता की श्रेणी में रखता। सीखने के लिए वो सीखने की कैपेबिलिटी को देखता है, सीखने की स्थिति को देखता है, और जब सीखने की स्थिति को देखता है, सीखने की कैपेबिलिटी को देखता है, तो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक। तो इन स्थितियों को या इस स्थिति के आधार पर अरिस्टोटल ये विचार निकालता है या निकलता है कि स्लेव के सपोर्ट करने के कारण उसके ऊपर जो कंजर्वेटिव थिंकर का ब्लेम लगा है वो एब्सोल्युटली राइट नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अरिस्टोटल वाज द कंजर्वेटिव एंड प्रोग्रेसिव थिंकर, क्योंकि अरिस्टोटल हमेशा हमेशा मिडिल पॉथ को एक्सेप्ट करता है, यानी मध्यम मार्ग। जैसे पॉपुलेशन, आप स्टेट के बारे में, न तो पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए, न पॉपुलेशन बहुत अधिक होनी चाहिए। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन में कहता है कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक। स्लेब में भी कहता है कि कंजर्वेटिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है कि नहीं।